देखिएगा पूरे देश में अभी राहुल गांधी जी के जो बयान, जो संसद में जो जो बातें कही गई, पूरे भारत में एक भूचाल सा आ चुका है। मैं बात करूं, राहुल जी ने बोला है कि जो भी अपने आप को हिंदू मानता है वो हिंसक है। तो फिलहाल अभी हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, इनको बखूबी खासकर हरियाणा के पानीपत एरिया में काफ़ी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आ जाइए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं कि राहुल जी का ऐसा जो बोलना है कितना सही और कितना गलत नज़र आता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो धर्मेंद्र जी कैसे देख रहे हैं राहुल जी का जिस तरीके से संसद में ऐसा बोला गया? हालांकि स्पीकर जी के सामने तो मर्यादा भी होती है कि कैसे एक धर्म को एक टारगेट करना, तो कैसा सही मान रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी पप्पू है। ये आज से पप्पू नहीं है, ये पिछले 10 15 20 साल से पप्पू ही है और इसलिए इसको पप्पू कहा जाता है। इसके पास ना तो शब्द है ना कुछ है, जो मुंह में आया वो बखान दिया। इसने कह दिया कि हिंदू जो हिंदू है वो हिंसक है। मुस्लिम क्या है फिर? मुस्लिमों का पक्ष क्यों लेते हैं ये? हिंदुओं से नफरत है इनको, क्योंकि ये खुद मुस्लिम है और मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। इनके फादर, इनके जो दादाजी थे वो मुस्लिम थे और इनको हिंदुओं से नफरत है। जब इमरजेंसी लगी 1975 में, इनकी दादी ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ उन हिंदुओं को टारगेट किया जो हिंदू अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, जो हिंदू बहुसंख्यक थे, पर उनको डर था कि आने वाले चुनाव में कहीं इनको मात ना मिले, तो उनका जो है कि आपातकालीन के दौरान उनकी नसबंदी करवा दी गई। ऐसे लोग, इनकी मानसिकता मर चुकी है। जो कहते हैं ना कि हिंदू हिंसक है, हिंदू सनातन है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू शिक्षा है, हिंदू हर एक चीज़ है। हिंदू अगर हिंदू नहीं है तो ये राष्ट्र नहीं है, हिंदू है तो राष्ट्र है। और इनकी ये मानसिकता मर चुकी है, इनके संस्कार मर चुके हैं, इनकी सभ्यता मर चुकी है। तो देखिएगा जिस तरीके से हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो लेकर के गए। मैं बात करूँ क्रिश्चियंस की, यीशु की फ़ोटो लेकर के गए, गुरु नानक की फ़ोटो लेकर के गए। तो वहाँ पर फ़ोटो लेकर जाना, चलिए वो अलग बात है, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का फ़ोटो था, उसमें भी जो बात कही गई कि ये शिव जी हैं, तो मतलब कितना सही है? क्योंकि पूरा देश देखता है, क्योंकि हर कोई आदर सम्मान के साथ भगवान को जोड़ता है। भगवान पहले लगाता, फिर भोलेनाथ या फिर शिव जी बोला जाता है। ये लोग संविधान को लेकर शपथ लेते हैं कि संविधान जय संविधान, ये नारा लगाते हैं, पर संविधान किस चीज़ की मैं उनको इजाज़त देता है कि वो किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करे, किसी व्यक्ति पर कटाक्ष करे? इजाज़त देता है क्या उनको? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, क्या इजाज़त देता है संविधान इस चीज़ की? सब अपने अपने धर्म में रह करके अपनी रह सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा हिंसा कौन करता है? सबसे ज़्यादा आतंकवाद कौन फैलाता है? ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं वो लोग? जी, क्या वो चीज़ भूल गए कंधार कांड में, जब इन्होंने अपने अपने चहेतों को छोड़ने के लिए अपनी पब्लिक को अगवा करवा दिया था? ये वो लोग हैं, इनकी मानसिकता मर चुकी है। बार बार कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए धरती पर आई है और इस देश का बेड़ा गर्क करके जाएगी। सबसे बड़ी बात है ये, जो अपने आप को हिंदू, जनेऊधारी हिंदू बताता है, पर तो ये भी तो हिंसक हुआ। ये नहीं हुआ हिंसक? बिल्कुल। ये लोग लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं का बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे लोगों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। देखिए, हालांकि बाद में बोला गया कि मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है। हालांकि पहले कुछ बोला गया, फिर बाद में मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बोला गया। तो उस तरीके से कैसे, मतलब जनता क्या 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 रिएक्शन होगा जनता का? अगर मोदी है तो हिंदू है, अगर मोदी नहीं होता तो हिंदुओं का अब तक के सर कलम हो जाता। अभी आप उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आपने देखा योगी जी के शासन से पहले, किस प्रकार अगर रातों को आप जाते थे तो आपकी गाड़ियां छीन ली जाती थी, आपकी माता बहनें खेतों में नहीं जा सकती थी। पर जब से योगी की सरकार आई, जब से मोदी की सरकार आई, तब से ये पॉसिबल हो पाया कि सड़कों पर आप दिन रात आधी रात को जा सकते हैं। ये पॉसिबल हो पाया। ये गुंडागर्दी खत्म करने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। ये क्या कहते हैं कि मोदी हिंदू नहीं है? मोदी हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है। अगर ये पार्टी नहीं होती तो हिंदुओं का आज नरसंहार होता। ये कांग्रेस वाले कर करके छोड़ते। अच्छा, मैं बात करूं, देखिएगा जब बातचीत चल रही थी संसद में, राहुल जी बोल रहे थे, तो राहुल जी ने एक चीज़ और बोली कि जो अयोध्या की सीट थी, फैजाबाद अयोध्या की जो सीट थी, वहाँ पर कि वहाँ की जनता ने मोदी जी को मैसेज दिया है कि वहाँ पर मोदी जी अब तुम्हारा नहीं चलने वाला, तुम हार गए हो वहाँ से। और फिर दूसरी तरफ हम बात करें तो राहुल जी बोल रहे थे कि वहाँ पर जितने भी वहाँ की जो जनता है, जिनके घर थे, वहाँ पर घर तोड़ के एयरपोर्ट बना दिया गया, जिनके छोटे मोटे जो दुकानदार थे। कितनी वीडियो आई हैं जो पहले मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही थी, बाद में उन्होंने कहा कि हमें तो लोगों ने भ्रमित किया, हमें तो इन लोगों ने भ्रमित किया है, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं, हमारा कोई घर नहीं टूटा, हमें मुआवजा मिला है। ऐसी वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे वो लोग? क्यों नहीं दिखाते हैं? सरकार की तरफ से मुआवजा दिया कि नहीं दिया गया? और अयोध्या क्या कह रहे कि अयोध्या हार गए हैं वो?
अरे अयोध्या के अंदर तो वो जीते हैं, दूसरी बात वो कह रहे कि जो हिंदू है वो हिंसक है। अरे उन हिंदुओं ने तो आपको वोट दिया और वो हिंदू ही तो वहाँ से जीते। वो बात क्या करते हैं, उनको बोलने की सेंस नहीं है। वो कहते हैं ना कि नॉन सीरियस पॉलिटिकल आदमी है, तो वो वही आदमी है। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। वो आलू से सोना बना देते हैं। वो उनको ये नहीं पता कि गन्ना पेड़ पे उगता के खेत में उगता है, उनको कुछ नहीं पता है। तो इनकी बातों का कोई अन्यथा लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा, मैं बात करूं तो जब संसद चल रही थी, राहुल जी को मौका था बोलने का। हालांकि बहुत बार ऐसा मौके हुए हैं कि हिंदू को ही टारगेट किया जाता है, सनातन को ही टारगेट किया जाता है। हालांकि जब आमने सामने मोदी जी बैठे हुए, अमित शाह बैठे हुए हैं, तो उनसे केवल बीजेपी पे या फिर काम की, विकास की, इन सब चीज़ों को लेकर के बात करनी चाहिए। देखो, हालांकि पूरे देश को एक मतलब हिंदू समाज को फिर टारगेट करना। संसद में नेताओं को इसलिए चुन करके भेजा हुआ है कि इस देश के विकास के रास्ते तलाशे, इस देश की उन्नति के रास्ते तलाशे। वो डिबेट नहीं होनी चाहिए कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। वहाँ पर डिबेट ये होनी चाहिए कि इस देश की प्रगति कैसे होगी, इस देश को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था हम कैसे बना सकते हैं। इन चीज़ों पर चर्चा हो। देश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें हैं जो नितिन गडकरी जी ने करके दिखाया। अरे 70 साल से तो देश जो खड्डों से गुजर रहा था, नालियों का पानी पी रहा था, आज तक जल पीने की उनको सुविधा नहीं मिल पा रही थी, बिजली नहीं उनके गांव तक पहुंच पा रही थी। वो काम किसने किया? आज तक भी ऐसा कोई गांव छोड़ा है मोदी जी ने जिसमें लाइट ना गई हो? ऐसा कोई गांव छोड़ा जिसमें सड़कें ना जाती हो? ऐसा कोई गांव छोड़ा जिसमें टेलीफोन की सुविधा ना हो? ये तमाम सुविधाएं जो दी है, ये मोदी सरकार ने दी है, भाजपा सरकार ने दी है, और ये 2014 के बाद संभव हो पाया है। और मैं कहना चाहूँगा कि 2024 के बाद जब 2029 का चुनाव होगा तो विश्व के अंदर भारत का डंका गूंजेगा। और जिस प्रकार की आधारशिला रख करके मोदी जी चले हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत, तो वाकई में बनेगा। और इसके लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कार्यरत है। जो भारत की जनता 140 करोड़ देशवासी हैं, वो निरंतर मोदी जी के साथ में खड़े होकर के इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाला समय एक बार फिर विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। और उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो माननीय स्पीकर जी के सामने जब मोदी जी उठे, खड़े हुए, तो उसने सीधा सीधा बोला कि पूरे हिंदू समाज को टारगेट करना, हिंदू समाज के लिए हिंसा बोलना, कि हिंदू समाज जो अपने आप को हिंदू कहता है कि हिंसा करना, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। क्या बीजेपी की तरफ से कभी कहा गया कि मुस्लिम समाज ये करता है संसद के अंदर? हालांकि करता है। जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए किसने किए? सब मुस्लिम। कसाब हुआ, देखा 26/11 वाला मामला, आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा के अंदर, किसने किया? किसी हिंदू ने किया क्या? हिंदू हिंसक कैसे हुआ बताओ? कश्मीर के अंदर जब हमारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को पीटा गया, वहाँ पर उनकी माता बहनों के साथ बलात्कार किया गया, अननेसेसरी दबाव बनाया गया, तो किसने किया? वो हिंदुओं ने किया क्या? उस चीज़ों को क्यों नहीं उठाते राहुल गांधी? क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल। वो समय था। कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी एक बात बोली कि अमित शाह जी ने एक बात बोली संसद में कि जो सिखों के साथ हुआ था वो नहीं बात करते हैं राहुल जी। ठीक तो कह रहे कि 1984 में क्या हुआ था जी, सिखों का सरेआम कत्लेआम हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर किसी धर्म को, किसी जाति को टारगेट करना कितना सही मानते हैं? मैं कह रहा हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों का आदर सत्कार हम सभी मिलकर के करते हैं। बिल्कुल। पर कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करते रहते हैं और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए जो लोग देश के अंदर रह करके धर्म और जाति की बात करते हैं। ऐसे लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बात करें विकास की, बात करें प्रगति की, बात करें शिक्षा की, बात करें अर्थव्यवस्था की, बात करें रोजगार की, इन तमाम बातों पर बात क्यों नहीं करते? आज बिना खर्चे और बिना पर्ची के जो रोजगार सरकार दे रही, कौन सी सरकार है? एक समय था जब एक ही जाति के लोग लगते थे। अब समान विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी किसी ने सोचा था कि किसी गरीब का बेटा एसडीएम बनेगा, एसपी बनेगा, डीसी बनेगा? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। सब ये सोचते थे कि धनाढ़ लोग इस पद पर बैठेंगे, ऊंची जाति के लोग इस पद पर बैठेंगे। पर जब से मोदी की सरकार आई, तब से बीजेपी की सरकार आई, देश के अंदर एक व्यवस्था कायम हुई। लेकिन लगातार राहुल जी का तो आरोप रहता है कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में महंगाई ज़्यादा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान भी परेशान है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पेट्रोल क्या रेट था? 25 रुपये लीटर। जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो क्या रेट था? 60 रुपये लीटर। तो किसकी सरकार में रेट बढ़ा?
बताइए किसकी सरकार में बढ़ा? बिल्कुल। अब ये बात करते हैं कि 100 रुपये लीटर हो गया, अरे तुमसे तो फिर भी कम ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो गैस सिलेंडर की भी बार बार बात आती है कि पहले जब कांग्रेस का बड़ा राज अच्छा था क्वेश्चन आपने पूछा है और इस पर मैं खुलकर अपनी राय रखूंगा। कि समय था, बिल्कुल सुनिए मेरी बात को, समय था जब सिलेंडर भरवाने के लिए हम जाते थे घर से, सुबह 9 बजे निकल जाते थे अपने काम धंधा को छोड़ करके, और जाते थे तो लाइनें लग जाती थी लंबी 1-1 किलोमीटर तक की। जब तक नंबर आता था तब तक सिलेंडर खत्म हो जाते थे। फिर अगले दिन आदमी जाता था कि सुबह उठ करके फिर लाइन में लगूंगा, उससे पहले और सैकड़ों लोग लाइन में लगे होते थे, और फिर अगले दिन वही नंबर होता था, फिर सिलेंडर खत्म हो जाते थे। ब्लैक में सिलेंडर आपको मिल रहे थे, पर जो पर्ची पे थे वो सिलेंडर आपको नहीं मिल रहे थे। 3 दिन की दिहाड़ी को आपने खराब किया। उस समय भले ही 300 रुपये की दिहाड़ी हो, 200 रुपये की दिहाड़ी हो, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 900 रुपये की दिहाड़ी हुई, और सिलेंडर था कितने का? 400 का। 9 और 4 1300 रुपये का सिलेंडर। आप क्या मानते हैं? अब आपको एक फ़ोन करने की जरूरत है, आपके घर सिलेंडर पहुंच जाता है। ये व्यवस्था किसने कायम की? ये मोदी सरकार ने कायम की। इस भ्रष्टाचार पे अंकुश किसने लगाया? ये मोदी सरकार ने लगाया। तो कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब है कि भाजपा राज में विकास हुआ है। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। सुनिए एक बात और, एक समय था जब बिजली के ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो घर घर जाकर 50 रुपए इकट्ठा करते थे। आपने भी किए होंगे, आपके फादर साहब ने किए होंगे। 50 रुपए इकट्ठा करते थे कि ट्रांसफार्मर लगाना है। जब 15 दिन के बाद 2000-1500 रुपये इकट्ठा होते थे ना, उसके बाद फिर अधिकारी बोलता कि मुझे 200 रुपये मुझे भी चाहिएंगे पास करने के लिए। तब जाकर के ट्रांसफार्मर आता था, फिर रखने के लिए पैसे देने पड़ते थे। अब क्या होता है, आपका रात को अगर फ्यूज उड़ गया, आपको फ़ोन करना है, तुरंत आपका फ्यूज लग जाएगा, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है। तो किसने किया? ये इच्छा शक्ति किसकी थी? ये कार्य करने की शक्ति किसकी थी? ये मोदी सरकार की ये कार्य करने की शक्ति है। और ये शक्ति ऐसे नहीं आती है, ये आत्मबल ऐसे नहीं आता। ये आत्मबल तब आता है जब आदमी निस्वार्थ भाव से काम करे, और जो लोग लालच में काम करते हैं वो काम करने की इच्छा नहीं रखते, वो सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं। अच्छा देखिएगा, कहीं ना कहीं हम अब लोकसभा चुनाव की चर्चा करें। हालांकि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 पार तो नहीं हुए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी बने, एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ सरकार बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां कहाँ नजर आती है? जो 400 पार का नारा था वो 400 पार तक नहीं पहुंच पाए। कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। कुछ हिंदुओं ने जागकर अपना सपोर्ट नहीं दिया, मोदी जी को हराने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। पर भगवान जब बैठे हैं तो उनके जो भगत है वो कैसे निराश हो सकते हैं? भले ही मार्जिन कम रहा हो जीत का, भले ही सीटें कम आई हो, पर सरकार तो तीसरी बार मोदी जी की बनी है ना, और सब लोगों ने समर्थन दिया है, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान जी बिहार से 5 सीटों पर लड़े, 5 जीते। नीतीश जी गठबंधन में लड़े, वो जीते जी। तो ये तमाम सीटें जीत कर तो आ रहे हैं। तो ये मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने का जो अहम योगदान लोगों का है, वो कोई जो एनडीए के घटक दल हैं, जो एनडीए हैं की सरकार में शामिल है, वो लोग थोड़ी दूर है। सरकार तो इस बार फिर मोदी की बन गई। दिक्कत उनको 400 पार से नहीं है, वो 400 पार से रोक रहे हैं। उनकी खुद की सीट कितनी आई है? उनकी 99, यानी 100 का आंकड़ा, 3 अक्षरों का आंकड़ा नहीं छू पाए वो लोग, वो बात करते हैं। जी जी, हरियाणा की बात, लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि भाई हरियाणा में बीजेपी को 5 सीट मिली है। हल्का दर्द भी है, पर ज़्यादा कांग्रेस को ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 सीटों पर ये बड़े मैंडेट के साथ जीते हैं, इसके लिए उनको बधाई है। पर 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला रहा है, जिसमें हिसार की सीट लगा लीजिए, अम्बाला की सीट लगा लीजिए, या फिर आप लगा लीजिए जो सोनीपत वाली सीट है, जो सतपाल ब्रह्मचारी। तो इन सीटों पर मुकाबला क्या मानते हैं? 10,000 15,000 यही रहा ना। बिल्कुल। तो जीत के बिल्कुल करीब थे। और तीसरा बलान था, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों ने जोर लगाया, भाई नेगेटिव प्रचार किया, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 5 तो आई हैं। पर इस बार फिर मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बिना किसी के गठबंधन से बनने जा रही है, और ये सरकार अगले 5 साल फिर जनता के विकास के लिए काम करेगी। तो विधानसभा चुनाव फिर हरियाणा जीत रही है? बिल्कुल, 100%। बीजेपी के पक्ष में कितनी सीटें मानते हैं? लगभग 50 सीट से प्लस जाएंगी सीटें, जो मेरा आंकड़ा है। अच्छा, पिछली बार का मैं बात करूँ तो 75 पार का नारा था, अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? देखिए, नारों में कुछ नहीं धरा, धरातल पर बीजेपी इस बार काम कर रही है। इनको पता लग गया कि फील्ड में क्या करने की जरूरत है। हमारे अगर पानीपत ग्रामीण से बात की जाए तो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा है, जो आए दिन हजारों जनता की समस्याएं सुनते हैं और सुनते नहीं है, उसका समाधान करते हैं, उस पर टेक एक्शन करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि एक काम करना है, और काम होगा तो जनता खुश होगी, काम होगा तो जनता वोट भी करेगी। तो चलिए, फिलहाल हम अभी देखिएगा धर्मेंद्र जी से बातचीत कर रहे थे।
और जानने की कोशिश की कि जो राहुल गांधी जी का इस तरीके से बयान देना, संसद में बोलना तो कितना सही है। तो क्योंकि पूरे समाज को टारगेट करना तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।